अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ प्रॉमिस आज हमारे साथ बहुत ही लिविंग लेजेंड हमारे कंट्री के हीरो धुआं ड्रामा के और मालिक के जो हैं खालिक मैं कहती हूँ उनको, मालिक फ़िल्म उन्होंने बनाई थी। तो आप लोगों का इंतज़ार भी मैंने देखा, बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, तो इमीडिएटली उनको लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम आशिर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं? थैंक यू मैं फॉर ठीक। हैविंग मी हियर सर। और आपका बहुत बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इमरान ने बताया था, लेकिन आपकी काइंडनेस है कि आपने आज टाइम निकाला। और लोग भी बहुत बेचैन थे आपका जो है प्रोग्राम जो है देखने के लिए, आपसे बातचीत के लिए। तो मैंने उनको ओपन इन्विटेशन दे दिया है, मैं इनवाइट का लिंक भी भेज दूँगी, जो भी आके आपसे बात करना चाहे। तो इस तरह हम आपकी इंटरेक्शन भी थोड़ी करवा देंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से कि आपको आइडिया कैसे आया कि इधर आने का शो बिज़नेस में? हाँ, असल में मुझे नहीं आइडिया आया, मैं इत्तेफ़ाक से आ गया सीरियसली क्योंकि मैं तो अपने करियर में था और सिविल सर्विसेज़ में था, फिर ऐसे ही बैठा हुआ क्योंकि हमारी पोस्टिंग्स अजीब-अजीब जगहों पे होती हैं, तो मेरी जो पोस्टिंग थी वो चमन में थी और बॉर्डर के ऊपर थी। तो वो बॉर्डर भी ऐसे होता है कि वो रात को जो है ना मैं आई यूज्ड टू लिव स्मैक ऑन द बॉर्डर। तो वो बॉर्डर दोनों तरफ बंद हो जाता है। वो जब जब सूरज गुरूब होता है तो दोनों तरफ से बॉर्डर एफसी वाले बंद कर देते हैं बिकॉज़ बॉर्डर्स रात को क्लोज़ कर दिए जाते हैं। तो ना मैं कहीं जा सकता था, ना कहीं आ सकता था सनसेट के बाद। तो अब चमन ऐसी जगह थी कि वहाँ पे बुक स्टॉल तक नहीं था। तो मैं क्या कि कोई किताब पढ़ता हूँ तो बुक स्टॉल नहीं था उस ज़माने में, एक स्टेशनरी की दुकान हुआ करती थी, तो वहाँ पे सिर्फ कागज़ और पेंसिल मिलती थी। सो मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग समथिंग और कई साल बाद वो राइटिंग घूमते-फिरते किसी तरह टेलीविज़न के पास पहुँची। वो इस तरह पहुँची कि जो मेरा एक इंस्पेक्टर था, जब मैं क्वेटा में पोस्ट हुआ हूँ, तो मेरा जो एक इंस्पेक्टर था वो पहले पाकिस्तान टेलीविज़न में प्रोड्यूसर था। तो उसने मुझे कहा कि जी मैं रऊफ़ खालिद साहब ने एक प्ले किया था, आपने अगर कुछ लिखा है तो मुझे दीजिए, मैं स्टेशन लेके जाता हूँ। और मैं पता नहीं किधर इधर-उधर फेंक दिया था जो भी लिखा वो तो एक नॉवल टाइप मैंने चीज़ लिखी। हुँ, हुँ। मैं कहा यार मैंने लिखा तो था, अब वो मेरे पीछे पड़ गए रोज़, नहीं वो आप लाए नहीं, आप लाए नहीं, आप लाए नहीं। वो फिर एक दिन मैंने वो अपनी राइटिंग ढूँढी और उसको पकड़ा दी। फिर बस टेलीविज़न से मुझे फ़ोन आया, मुस्तफ़ा मंदुखेल साहब होते थे जनरल मैनेजर। तो आई थिंक कि बस जो होना होता है वो होता है। एंड आई थिंक मुस्तफ़ा मंदुखेल साहब वाज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल, ही इंसिस्टेड कि नहीं यार इसको बनाते हैं, ये बड़ा अच्छा है और क्वेटा टेलीविज़न से हमने ये शूट करना है। मैं कहा जी ठीक है। और बस वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ जी। इट वाज़ कंप्लीटली अनप्लान्ड, आई डिडन्ट नो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला का प्लान जो होते हैं वो हमसे कहीं ही आगे होते हैं। फिर उसके बाद आप एकदम से गायब हो गए थे शायद, है ना? बीच की, या फिर मैं यूके में बिज़ी हो गई थी या कुछ इस तरह था। मैंने उसके बाद नहीं आपका कोई प्रोग्राम देखा। जी असल में शायद कोई बात है ना जी कि जब आपने कोई चीज़ प्लान करके ना की भी होती तो आप उसके लिए तैयार नहीं होते। मेरा ख़्याल है कि धुआँ ने जिस तरह सोसाइटी को इम्पैक्ट किया, उससे कहीं ज़्यादा उसने मुझे इम्पैक्ट किया। हुँ, क्योंकि मैं लोग तो सारा टेलीविज़न देख रहे होते हैं ना, लेकिन मैं तो टेलीविज़न पे आने के लिए तैयार नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था। वो तो मैं चूँकि इत्तेफ़ाक से आ गया था, तो जो उसका मेंटल इम्पैक्ट या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो मेरे अपने ऊपर हुआ फ़ेम का, हुँ, समबडी हुँ, हू नेवर सीन फ़ेम, वो बहुत अजीब-सा था। मतलब मैं आई थिंक इट एनरिच्ड मी अ लॉट, हुँ, लेकिन इट आल्सो गेव मी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब आपको इतना ज़्यादा लोगों से प्यार मिलता है, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, कम से कम मैं तो हुआ कि यार व्हाई डू दीज़ पीपल अ व्हाई डू दे लव मी? व्हाई ये क्यों मैं मुझसे बात करना चाह रहे हैं? क्यों मुझसे मिलना चाह रहे हैं? तो आई हैड दैट स्ट्रेंज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं बिल्कुल एक आम सा आदमी था, लेकिन उसके बाद जब धुआँ मैंने एक दफ़ा किया एंड आई बिकेम नोन एंड पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग टू मी इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो अब मैं रात के 2 बजे भी लाल बत्ती पे अकेला खड़ा रहता था, क्योंकि मुझे अपने अंदर अच्छा नहीं लगता था कि मैं कोई ऐसी हरकत करूँ हुँ, हुँ। which becomes unbecoming of me. So I जी, think जी। कि uh, जो जो sense of responsibility towards society, towards nation, towards its people, कि मुझसे एक expectation है लोगों, जी, जी। so I have to live up to that expectation.
वो थी, वो मुझ में आई। तो आई फेल्ट कि जी मैं ये इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। एंड सो देयर वर मल्टीपल थिंग्स इन व्हिच इट इम्पैक्टेड मी थ्रू। And so I became a much better person than I was. हम्म, I think कि I parts of fame were uncomfortable. हम सब ये समझते हैं कि जी मशहूर होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप मशहूर होते हैं तो वो जो लाइमलाइट है ना, क्योंकि आपके आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द सारी रिलेशनशिप्स अचानक से बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। आई रियलाइज्ड कि मेरे दोस्तों में, मुझ में तो पता नहीं कोई तब्दीली आई थी या नहीं आई थी, लेकिन मेरे दोस्तों में ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि यार अब आशिर साहब बड़े आदमी हो गए। नाउ हम्म, आई हेटेड दैट। मैं बड़ा आदमी नहीं हुआ था, मैं वही आशिर था। जी सिर्फ जी ये है कि अब मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम हो गया था, बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग घुसना शुरू हो गए। जी सो आई हैड टू मेक ट्वाइस द एफर्ट कि अपने दोस्तों को पहले मैं टाइम देता था या नहीं देता था, लेकिन उनको वो सेंस नहीं थी कि जी मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। तो सो जैसे मैं तब्दील चेंज हो रहा था, उस तरह वो भी चेंज हो रहा था। जी, सो आई बिल्कुल फेल्ट कि आई हैड टू वर्क ट्वाइस एज़ हार्ड टू कीप माय रिलेशनशिप्स। एंड आई राइट सेड कि बिल्कुल मेरी आवाज नहीं आ रही, जिंदगी आवाज जी इम्पोर्टेंट है। आवाज नहीं नोमान आ रही। उनको आवाज, सॉरी इंटरप्टेड उन्होंने। जी, अस्सलाम ठीक, वालेकुम। नोमान आपको आवाज आवाज आ आ रही रही है? है? आपकी मेरी आवाज आ आवाज आ रही रही है है। आपको? जी 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 आ रही है। जी, नौमान आपकी अच्छी मुझे आ रही क्लियर है? है। जी जी ठीक आ रही है। आशर सर से हमने ऑलरेडी गुफ्तगू कर ली, आप लोग लेट हो गए थे, वो बहुत पंक्चुअल है वो राइट टाइम पे आ गए थे। अच्छा आशिर, नोमान मेरी टीम के जो रेगुलर मेंबर हैं, तो ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू सी यू एंड टॉक टू यू। सो नोमान, आप पूछना चाहें कुछ? मैंने तो पूछ लिया एक आधा। सेकंड, मैं थोड़ा सा, मेरा साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके सो आई ओके तो उसकी जी जी इसलिए आई थॉट कि जी, सो मुझे चूंकि शोबिस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन मेरी अपनी दोस्तियां, मेरे पुराने दोस्त, मेरी फैमिली, मेरा जॉब, सो आई हैड टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड टू कीप दैट विद मी। सो मैं फिर शोबिस से डिस्टेंट होता गया, और अपने ज्यादा मेहनत करनी शुरू की, ताकि लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि जी मैं अगर कोई जॉब कर रहा हूँ तो उसमें अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं मशहूर आदमी हूँ। नहीं, मैं जॉब में पहले था, जी जी मैं प्रोफेशनल हूँ अपने काम में, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कोई शोबिस से चेंज नहीं हुआ। सो ऑल दोज थिंग्स काइंड ऑफ वेड अप ऑन मी एंड आई डिस्टेंस माय सेल्फ फ्रॉम शोबिस। लेकिन लोगों ने बहुत स्टार्व किया कि आपको दोबारा देखें, दोबारा किसी चीज़ में। मैं मुझे वो याद है, हम लोग किस तरह ढूँढते थे आपको हियर एंड देयर कि आप जो है कहीं से कुछ खबर आए आपके बारे में। तो आप फिर सो आई थिंक इट वाज़ really good decision के keep your surrounding more closer than this virtual life। आजकल देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है, लोग गुमनामी में जिंदगी गुजार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, आइसोलेशन में चले जाते हैं। और आपने खबरें भी दीज डेज वो अपनी आयशा आपा थी, और फिर वो हुमैरा असगर थी, किस तरह उनकी डेथ हुई है। नो बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं था कि वो, तो ये चीजें फेम मैट जी, फेम एक काफी खतरनाक चीज है अगर आप उसको सही तरह समझते नहीं हैं तो, जी और कैमरे को अगर आप समझते नहीं हैं, इफ यू स्टार्ट लिविंग अ लाइफ जो कि आपकी असली लाइफ नहीं है, जो रियल नहीं है, जी तो आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि जब कट हो गया कैमरा, तो अब आपने हट जाना है पीछे, अब आपने अपनी असल जिंदगी में दोबारा भी वापस आना है। बिल्कुल अगर आप ये डिफरेंशिएट ना कर सके जिंदगी, इट इज समथिंग दैट विल हाईजैक योर लाइफ। सो मैं चूंकि शायद उस लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे था जहां पे मैं ये समझ पा रहा था कि जी ये जो कैमरा है, ये एक मेरा टेम्पररी फेज है। आई हैव अ लाइफ एंड दैट इज जी इम्पोर्टेंट। आई हैव रिलेशनशिप्स, दोज आर इम्पोर्टेंट। सो इसलिए आई थिंक आई वाज एबल टू मेंटेन दैट। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? कनाडा गए, विलिंगली गए, या कोई ऐसी चीज़ हो गई कि आप मजबूर हो गए? इफ नहीं यू नहीं, वांट टू डिस्कस। कोई कोई ऐसी मजबूरी मुझे नहीं थी।
don't believe everything that we hear on social media. Actually, we as a family, we are three brothers and a sister. बहन मुझसे इमीडिएटली छोटी है, और फिर मेरे दो और भाई हैं। हमने बैक इन 1992-93 में ये फैसला किया था, ऑलमोस्ट धुआं के टाइम से पहले ही, कि पाकिस्तान में चीजें बदतदरीज खराब हो रही एंड वी कुड सी कि जी फ्यूचर कोई शायद बेहतर नहीं है, क्योंकि होता ही है कि आपको कोई नजूमी होने की जरूरत नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द आपके बजट क्या कर रहा है, आप किन चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ कंट्री, आपके अंदर एजुकेशन किस तरफ जा रही है, आपकी सोसाइटी में आपका मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इट्स अ साइन अगर आप पढ़ने वाले हों कि जी 20 साल बाद हम कहाँ। So we as a family took that decision कि जी हमने इमिग्रेट करना है and move to a different country. तो हमने तो जी ऑर्गेनाइज्ड हो के ये फैसला किया, सबने, सब पेरेंट्स, बहन भाइयों ने मिलके कि जी हम कनाडा जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, फॉर नंबर ऑफ रीजंस दैट वी डिसाइडेड। तो फिर मेरा सबसे पहला भाई 95 में आया, दूसरा भाई को हमने 97 में भेजा, फिर मेरी बहन 2001 में अपने शौहर के साथ आई, फिर मेरे पेरेंट्स आ गए 2005 में। मैं पहले 2004 में आया, फिर जब हमारे पेरेंट्स इमिग्रेट हो गए तो फिर मैं भी इमिग्रेट हो गया। सो मेरा तो सारा गांव कनाडा में है जी, और मतलब हम सारे मतलब एक दूसरे से 8-10 किलोमीटर दूर रहते हैं। मेरी बेगम की पूरी फैमिली यहीं है, दैट वाज मूव्ड हियर, एंड उसकी बहन भाई सिबलिंग, तो मेरे बच्चों के सारे कजन्स, नाना नानी, दादा दादी, एवरीबॉडी इज हियर। सो कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी, इट वाज अ चॉइस दैट वी मेड अ लॉन्ग टाइम अगो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम यहाँ। इट्स गुड देन। नोमान, आप सुन सक रहे हैं आशिर की? जी मैं आप सुन सक रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सही आ रही है। थैंक यू, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आशिर भाई से सवालात रहेंगे। एक डेमोक्रेटिक बंदा बैठा है, मजा आएगा, जमहूरियत खेलेंगे। आशिर आपके फैन इधर आए हैं, अर्शद याकूब, सो उनसे हेलो हाय कर ले। जी अर्शद। कैसी हैं मैडम, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? आशिफ साहब खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। चलें आज फेस टू फेस। और कोई क्वेश्चन करना चाहें अर्शद आप? क्वेश्चन को नहीं, बस हेलो हाय करनी थी आशिफ साहब से। चले ठीक हो तो गया। आपसे भी तो मुलाकात होती रहती है, मैंने कहा चलें आपसे भी सलाम दुआ कर लें। नुमान साहब के मेरे ख्याल क्वेश्चंस हैं, मैं साथ लाइव ही हूँ आपको। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा आशिर, फिर मालिक बनाने का जो हुआ, आपको आइडिया आया या किसी ने आपको सजेस्ट किया, तो वो कनाडा में आप गए थे तब वो हुआ या कि जाने से पहले ही हुआ? अच्छा, इमिग्रेट तो मैं कनाडा कर गया था जी 2004, और फिर मैं फैमिली यहाँ सेटल हो चुकी थी। मैं कस्टम्स रिफॉर्म्स पे एक प्रोजेक्ट शुरू मैंने कर दिया हुआ था, और उस वक्त मेरी फैमिली मैंने कनाडा मूव कर दी थी, बिकॉज वो मुझे पता था कि जिस तरह के हम काम कर रहे हैं सिस्टम रिफॉर्म करने के, तो ये आप किसी बंदे को ब्लैकमेल करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि उसकी फैमिली आपके कंट्रोल, अदरवाइज अकेले बंदे को आप कुछ नहीं कर सकते। So I moved my family out, and so we were working on that project. इस दौरान मुझे ये आइडिया तो था कि मैंने मालिक लिखनी है, ये I'd been working on this project for a very long time, लेकिन मैंने इसे एज अ टेलीविजन सोचा हुआ था कि जी टेलीविजन पे ही जाएगा। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में टेलीविजन में मैंने आई स्पोक टू नंबर ऑफ चैनल्स, लेकिन नोबडी वाज इंटरेस्टेड बिकॉज ये उनको कमर्शियली वायबल नहीं लग रहा। और टेलीविजन चैनल्स वालों का मानना यह था कि पेट्रियटिज्म वगैरह वगैरह जो है ये ज्यादा नहीं सुनी या देखी जाती। फिर फिल्म बनाने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं उनके को भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं लग रहा था। सो जब मैंने फिर अल्टीमेटली मेरे पास वाहिद चॉइस ये थी कि जी मैं फिर खुद डायरेक्ट करूं, खुद ही प्रोड्यूस करूं, क्योंकि और तो कोई इस तरह की फिल्म में इंटरेस्टेड नहीं। सो आई अनाउंस्ड कि जी मैं अब खुद ये फिल्म करूंगा, एंड टुक मी सम टाइम, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग मालिक। और सो उस पे आपको फिर अंदाजा इस तरह होगा कि जब मैं मालिक बना रहा था तो मुझे याद है कि O21 उस वक्त ज़ेबा बख्तियार शूट कर रही थी, तो उसकी जब मैं सेट पे था तो वहां पे मुझे ARY के वो मिले, क्या नाम है, करता धरता थे बेसिकली
क्या नाम है उसका, 2 लेटर वर्ड मुखफ़फ़ है, मैं भूल गया। तो ही आस्क्ड मी कि यार आशिर, ओके सो यू आर फाइनली मेकिंग अ फिल्म। मैंने कहा जी। कहते यार नोबडी इज गोइंग टू वॉच दिस फिल्म। मैंने कहा क्यों? कहते देखो हम रोज मीडिया पे जाते हैं, हमारे पास पूरे एक एल्गोरिदम्स हैं जो हमें बताते हैं कि पाकिस्तानी ऑडियंस क्या देखना पसंद। आप एक फिल्म बना रहे हैं अजीब सी पेट्रियटिज्म पे, इस पे, उस पे, उस पे, ये लोग नहीं देखते। सो आप अपने पैसे जाया करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। मैं कहा जी, मैं जब धुआं बना रहा था, मुझे उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था कि आशिफ साहब इस तरह के ड्रामे कोई और हमें पता है कि किस तरह के ड्रामे लोग देखते हैं। तो मैं कहा जी देखिए, मेरी फिल्म है, मेरे पैसे हैं, मुझे जाया करने दें। उस वक्त भी मेरा ड्रामा था, मेरी मर्जी थी, मैंने शूट करना था, मैंने कर दिया। आप नहीं मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते, थैंक यू सो मच, इट्स फाइन, यू नो, बट आई हैव अ राइट टू वेस्ट माय ओन मनी, राइट। देन वी रियलाइज्ड कि जी हमने जितने कमर्शियल वालों को अप्रोच किया, बिकॉज मेकिंग अ फिल्म इज वेरी एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर ये है कि आपके पैसे वापस आना, पाकिस्तान में चूंकि नंबर ऑफ सिनेमाज बहुत कम है, तो जितना आपका एक्सपेंस होता है वो आप रिकवर नहीं कर पाते। सो आपको स्ट्रेट अवे ये पता है कि अगर मेरे साथ स्पॉन्सर्स ना हुए तो आई एम गोइंग टू लूज मनी। दिस हैपेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो जब हम स्पॉन्सर्स के पास जाते थे और स्पॉन्सर्स जब स्क्रिप्ट सुनते थे, तो ओपनली उनका ये मानना था कि भैया हम इसमें क्यों, हम सॉरी, वी लाइक द आइडिया बट वी कांट स्पॉन्सर दिस कमर्शियली, बिकॉज मसला यह है कि हमारी पॉलिटिकल दुश्मनियां। कल को हमारा ट्रक प्रोडक्ट का जा रहा है जिसपे हमारा ब्रांड लगा हुआ है, तो लोग यू नो क्या होगा, 2 4 लोगों ने आग ही लगानी है ना उसको। सो वी कांट। सो आई न्यू कि जी मुझे कमर्शियल भी कोई नहीं मिलेगा, आई न्यू कि जी कोई मेरे साथ कोऑपरेट भी नहीं करेगा, खुद ही मुझे करना है जो करना है, एंड आई न्यू कि आई एम गोइंग टू लूज मनी। बट मेकिंग अ फिल्म टू मी इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी। फिल्म मेकिंग इज नॉट अ बिजनेस। देखिए, आप जब एक रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं, जो आप खाना चाहते हैं, आपको मजा आ रहा है, जब आप उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो क्या आपसे कोई पूछता है कि जी आपने जो 50 रुपए का खाना लिया था तो आपको 100 रुपए फायदा हुआ या नहीं हुआ? इट्स समथिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ। मेकिंग अ मूवी इज लाइक मेकिंग अ हिस्ट्री। आई वांटेड टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, राइट? I'm not going to make money, but there's a price that I will pay for it. And I paid that price and I made it. बट रियली इट रियली हिटेड पीपल। और इस चीज ने ये बता दिया, आशिर आपने नोटिस किया होगा कि जो टीवी दिन रात एक ही चीज पे, ये टॉक शो पे है, लोग पके हुए थे उस वक्त, दे नीडेड समथिंग डिफरेंट। सो ये अलग बात है, फिर इसके ऊपर वो बैन सा लगा दिया गया, वरना ये भी एक मैसिव जो थी, एक मैसिव रियली रियली जो है अच्छा प्रोजेक्ट था लोगों के लिए। अच्छा, मैं एक सवाल कर लूं, ये इस फिल्म पे बैन किसने लगाई थी आशिर भाई? Okay, so there are a number of theories that I understand. हुआ तो ये जो chronological order है वो तो ये है कि जी it was in cinemas for 19 days. तो उसके बाद मुझे एक दिन फोन आया था कि जी सिंध के से शुरू हुई बात, कि सिंध का जो सेंसर बोर्ड था उसने मुझे कॉल की कि जी उसने कहा कि जी आपने फिल्म में सीएम का नाम यूज किया है, सीएम जहां बात होती है तो ये डेरोगेटरी है एक पब्लिक ऑफिस का, हम आपकी फिल्म आज शाम को बंद कर देंगे, सिनेमाज में नहीं चलेगी अगर आपने ये सीएम का वर्ड नहीं हटा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं एडिट करके नेक्स्ट वर्जन आपको दे देता हूँ। उस पर सीएम की जगह मैंने बीप कर दिया, वो बीप की आवाज नहीं आती। उससे एक्चुअली वो और ज्यादा फनी हो गई क्योंकि तो लोगों को पता तो चल रहा था कि आई अंडरस्टूड कि जी ये बीप लगाने से कोई फायदा नहीं। बट मुझे ये भी समझ आ गई थी जो इंफॉर्मेशन में, क्योंकि आई वाज इन सिविल सर्विसेज, तो इंफॉर्मेशन में मेरे कोई बैचमेट्स भी थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में, तो वहां से मुझे ये समझ आ गई थी शाम तक कि मेरी फिल्म अब नेशन वाइड बंद हो रही। उसमें हुआ ये था कि जो मुझे इंटरनली पता है कि हुआ क्या, जो हमारे मिनिस्टर साहब थे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के, वो ये थे रशीद, क्या नाम है उनका, मुस्लिम शेख लीग नून, रशीद? परवेज नहीं नहीं नून, नून वो खुर्शीद नहीं? नहीं नहीं, वो थोड़े से हैवी से, जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी ना जी, मियां साहब की गवर्नमेंट थी, तो वो थे कौन? अरशद परवेज कौन थे? रशीद साहब शायद। परवेज परवेज रशीद। रशीद, परवेज यस रशीद। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो उस शाम को परवेज रशीद साहब को जाके मिली थी, निगत शाह थी, जो
जो कायम अली शाह की साहबजादी थी और पीपल्स पार्टी के काफी सारे लोग जाके मिले और इन्होंने कहा कि जी ये फिल्म हमने नेशन वाइड बैन कर दी। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट। द प्रॉब्लम इज कि जी आफ्टर द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फेडरेशन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना जी फिल्म की सेंसर बोर्ड से, और मेरी फिल्म तो सारे सेंसर बोर्ड्स क्लियर करके सिनेमास में चल रही थी ऑलरेडी। सो जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो फिल्म के सेंसर बोर्ड्स को प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कर, तो फेडरल गवर्नमेंट तो का तो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट से लीगली कोई ताल्लुक नहीं है। दे कांट बैन अ फिल्म, राइट? अगर फेडरल गवर्नमेंट बैन कर सकती है तो सिर्फ इस्लामाबाद का जो सेक्टर जो उनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के, सिर्फ उस एक्सटेंट तक बैन कर सकती है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में कोई कानून खाते पूछता नहीं है और मुझे ज़ाहिर है ये पता था। तो वो अगले दिन फिर परवेज रशीद साहब ने, वो फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दी थी कि जी ये फिल्म मालिक जो है नेशन वाइड सिनेमास में बंद कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस थे एंड आई थिंक कि जी वो होता है ना कि I didn't know obviously। फिल्म तो बनाई, जब हमने फिल्म बनानी शुरू की थी तो इट वाज 2014। हमने ये फिल्म रिलीज करनी थी कोई 1-2 महीने पहले। वी रिलीज दैट मूवी आई थिंक इट वाज 6th या 8th ऑफ अप्रैल इन 2016। हमने ये रिलीज करनी थी फरवरी में, लेकिन फरवरी में T20 के मैचेस शुरू हो गए। सो एवरीबडी सेड कि दिस इज अ बैड टाइम टू रिलीज इट, और सर आपको प्लान करना होता है पहले से। तो हमने ये फिल्म फिर डिसाइड किया कि जो पहला वीकेंड आ रहा था वो यही था, अप्रैल का 8 थी मेरे ख्याल 2016। सो फिल्म तो 3-4 साल पहले से बन रही थी, हमें थोड़ी हालात का पता था। हुआ ये कि 6 को, इससे 2 दिन पहले पनामा गेट स्कैंडल शुरू, और जो मीडिया था वो पर्टिकुलर एक तरफ लगा हुआ। नाउ दिस वाज बैड लक टू अस। हमने इतने में मालिक आई, लोगों ने पता नहीं लोगों किस तरह एसोसिएट करना शुरू किया। इमरान खान साहब के बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, मेरी फिल्म का जो गाना है नजरिया वो इन्होंने जलसों में चलाना शुरू कर दिया। नोबडी आस्क्ड मी, दे डिडंट अप्रोच मी कि जी कोई कॉपीराइट है या क्या। गवर्नमेंट ये समझी कि जी मेरा शायद कोई पीटीआई से कोई ताल्लुक है, ये कोई पीछे से स्पॉन्सर होके चीज आ रही है। अरे एक प्रोड्यूसर बेचारा जो कि 2 साल से फिल्म बना रहा है, मुझे तो नहीं पता किस वक्त क्या रिलीज होना है। बट आई थिंक इट बिकेम politically hot and things were going in a particular direction. I think it was foolish. I seriously thought that the government sitting in the federal government, they should not have interfered with the film. क्योंकि अगर आप एक चीज को आपसे जिस चीज की लेनी देनी कोई नहीं है, if at all it's a political film, so it talks about sin and the feudal system of sin, right? Why would you नहीं want to interfere in it, right? Because then all guns will automatically point towards you. So I think कि उन्होंने खुद अपनी तरफ वो गन्स का मुंह कर लिया और बैन कर दी, बस नहीं, बैन कर दी। आप ये तासुर तो खैर नहीं है कि आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं काफी अरसे से आपको देख रहा हूँ, आपने हमेशा पीटीआई को जो है वो कभी सपोर्ट नहीं करा बहरहाल। लेकिन आपकी जो जो गन्स है ना, आपकी वाली गन्स, वो फौज की तरफ बहुत रही, स्टैब्लिशमेंट की तरफ बहुत रही, स्टैब्लिशमेंट की तरफ ज्यादातर है। तो एक तासुर आपकी कुछ पोस्टों से ये गया कि आपकी जो फिल्म मालिक थी वो स्टैब्लिशमेंट ने बैन कराई है, जबकि आप में उस फिल्म में स्टैब्लिशमेंट का कोई रोल ही नहीं था। आपने एक जेन्युइन, मेरी नजर, मैंने देखी है फिल्म, यूट्यूब पे जाके देखनी पड़ी मुझे, बहुत अच्छी फिल्म लगी और माशरे की अक्कासी करती है फिर, उसमें सच्चाइयां बहुत हैं। वो आपके इस जमहूरी सिस्टम को हजम नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ऐसा ही है जी। अब ये सो वही जो मैंने कहा था ना कि देयर आर मल्टीपल थ्योरीज ऑन इट कि जी किसने फिल्म बैन कराई। ये तो मैंने आपको बताया, जो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, निगत शाह उस दिन शाम को मिली थी, इनके साथ मल्टीपल एमएनएस थे, परवेज रशीद के पास गए थे, जो नोटिफिकेशन हुई वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से हुई। अब परवेज रशीद साहब अल्टीमेटली बता सकते हैं कि वो डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। मेरी अपनी एक और थ्योरी, मेरी थ्योरी ये है कि फिल्म बेसिकली फौज ने बैन करवाई। मेरी ये थ्योरी, वो इसलिए बैन करवाई थी कि
उस वक्त पॉलिटिकली बड़ा फायदा हो रहा था। जो जो जनरल बाजवा और जो फैज हमीद टाइप की जो सेटअप थी, दे एक्चुअली वांटेड टू किल डेमोक्रेसी। वी ऑल नो दिस। दे वर गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उस वक्त आप ये फिल्म बयान करते हैं तो सेंटिमेंट ये होता है कि वो गन्स डेमोक्रेटिक सिस्टम जो खड़ा था उसकी तरफ होंगी और पब्लिक सेंटिमेंट खराब होगा। और सर ये सिर्फ अकेली फिल्म, आई एम नॉट दैट पर्सन के जो समझूं कि जी फिल्म ने एक रेवोल्यूशन लाती है, नहीं। बाकी पूरी जो स्ट्रीम साथ थी, जो आप जजेस को लेके एक तरफ चल रहे थे, जो सर उसमें ये भी एक अच्छा मौका था कि इसको आप बंद कराएं, अवाम का मजीद शोर बनेगा, 6-8 महीने इसको फिर वो पकने दें, हर रोज टेलीविजन पे नए नए प्रोग्राम होंगे, देखेंगे आपने फिल्म बंद की। लेकिन आशिर भाई, इसमें कुछ भी आपकी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जो अदलिया पे वार होता या दूसरे सिस्टम को खराबी होती, मैंने नहीं नोट करा। और पूरी फिल्म मैंने देखी, जितनी भी देर की फिल्म मैंने यूट्यूब पे पूरी देखी, उसमें जो हिट हुआ है वो बेसिक सिंध का रूलर सिस्टम हिट होता है, जिसको आप वडेरा शाही कहते हैं। वही हिट हुआ था, ना पंजाब हिट हुआ इसमें, ना केपी हिट हुआ, ना बलूचिस्तान हिट हुआ इसके अंदर। तो भारत, मेरी अपनी मालूमात में आपको शेयर कर सकता हूँ, फौज का कोई रोल इसमें नहीं था। और सिंध आपकी प्यारी सी जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आपको तो पता है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है उनके लिए। तो वो इंतकाम आपसे जमहूरियत ने लिया था बेसिक, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं लिया था। और बड़ा बुद्धा इंतकाम लिया आपके साथ उस जमहूरियत ने, क्योंकि आप जमहूरियत पसंद बहुत है। असल में एंड द इशू इज कि जी आई एम नॉट, मैं कोई पीपल्स पार्टी के भी एंटी नहीं हूं। मतलब मैं वाकई ही एक मेरा एक सिंपल एक कमेंट था ऑन अ सोसाइटी कि यार ये सोसाइटी इस तरह चल रही है। आप मतलब एक मुल्क जिसमें आपने किसी लैंड क्रूजर को नहीं रोकना और हर मोटरसाइकिल वाले को खड़े करना है। और निजाम इंसाफ का पावरफुल के लिए कंप्लीटली फर्क होगा। दुनिया में हर जगह ऐसे, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ब्रूटल और बहुत एक्सट्रीम है ना जी। तो इसको आप ये क्या कर रहे हैं? एंड दैट फ्यूडल सिस्टम एक्चुअली इज द वर्स्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फ्यूडल सिस्टम तो बहुत ही बुरा और क्रशिंग और रॉ है। एंड दैट कमेंट वाज देयर। लेकिन जाहिर है एक पर्टिकुलर लोगों को अगर वो चुभ रहा था तो अब मैं क्या कह सकता। नहीं, आपकी फिल्म ना एक, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ, मैंने सबने देखी होगी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली ने देखी। और मेरे ख्याल में मेरे घर वालों ने तो 2-2 3-3 बार देखी। वो फिल्म सबको पसंद आई, इवन बच्चों को भी पसंद आई। क्योंकि आज के बिल्कुल आपने ना जो मौजूदा, मैं 2025 ही बोलूँ ना, 2025 की तारीख है वो, मैं ही कहूँगा। वो मैं उसमें जो ऐड कुछ करती हूँ दिखाया नुमान इसमें कि इन्होंने ना दुखती रग को पकड़ा। तो यस, हाँ, दुखती रग को पकड़ा। असल में इन्होंने हुक्मरानों की दुम पर पैर नहीं रखा, पूरा पंजा गाड़ दिया था। वो हुक्मरानों को पसंद ही नहीं है, वो किसी भी दौर में हो। और आपकी फिल्म चलती सिनेमा पे बहुत चलती। मैंने आपकी पोस्टों से अखज़ किया है कि आपका सारा एग्जाम ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट के तो वो मतलब की फिल्म थी। बिल्कुल सही। मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही थी आशिर कि उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि लगे कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को अटैक किया है। वो तो इमरान खान, चले रॉ मटेरियल थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स। थ्योरी बना लेते हैं, थोड़ी देर के लिए थ्योरी बना लेते हैं। आप इमरान खान क्या प्रोजेक्ट थे, ये इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, तो भी स्टैब्लिशमेंट के लिए तो अच्छी चीज थी ना कि उन्होंने 2 जमातों को दबाना था। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट की बात करें, उन्होंने इमरान खान को लाना था, पीटीआई ने और ऊपर लाना था, पीपीपी को और नून लीग को दबाना था। उस हिसाब से तो स्टैब्लिशमेंट के लिए बेस्ट थी वो। क्योंकि आपने सारा जो वो वो कहते हैं ना कि जबरदोस्त कर दिया निजाम, वो तो पीपल्स पार्टी का करा था। सो यू राइट कि जी मैं उसका फेडरल गवर्नमेंट से या मुस्लिम लीग नून से या जो उस वक्त रूलिंग पार्टी थी उससे कोई ताल्लुक नहीं था। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे जंप्ड इट, दे शुड नॉट। ठीक है जी, मेड नो सेंस। व्हाई डू आई से कि आई थॉट इट वाज एस्टैब्लिशमेंट? बिकॉज देखिए फिल्म 19 दिन तो सिनेमा में चल चुकी। अब अगर इसको आप बैन न करते
मेरा मानना ये है और रियलिस्टिक यही है। पाकिस्तान में कोई फिल्म आजकल कितना चलती है? चले 25 दिन चल जाती है, जी, बिल्कुल। 30 दिन चल जाती है, ठीक है जी। ऑफ द 19 डेज तो वो चल ही चुकी थी, और अगर आप इसके साथ इंटरफेयर न करते तो उसने 7-8 दिन में वैसे ही और कर जाना। आई जब टोटली आपने इस वक्त इसको बैन किया तो बेसिकली वो you gave it a new life. That means every television channel started speaking about it. It became easy to criticize an elected government, हुँ, हुँ, which was also the fault of the government. It should not have entered it, and attracted that criticism to itself. So, and अब वो कोर्ट में चलना शुरू हो गई, बात अदालतों में पहुंच गई। अब हर चौथे दिन एक नया टेलीविजन पे प्रोग्राम था, हर गॉड! एंकर जो एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट का था उसने उसको पकड़ के चलना शुरू हो गया। हर जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी थी उसको एक एजेंडा में, आइटम में एक और चीज ऐड हो गई कि जी ये देखें ये आप ये कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना आप इसमें नजर आ रहा है। फिर वो 6 महीने ड्रैग हुआ, आपको पता है अदालतों में 6 महीने से भी ज्यादा। पहले तो सिंध गवर्नमेंट ने में केस हुआ। अच्छा, पीटीआई वालों ने पंजाब में, मैंने अदालत में नहीं गया था, पंजाब में पीटीआई वेंट टू 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 अदालत और वहां से उन्होंने रिलीफ दी। सिंध में मैं गया था, और बलूचिस्तान और वो तो पंजाब एक ही तरफ है। आई डोंट नो हु वेंट इन पंजाब, आई थिंक या द पीटीआई। एंड सो वो चीज ड्रैग होते होते, जिसने वैसे ही खत्म हो जाना था, वो ड्रैग होते होते 1 साल और चली। उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक, जब हम कोर्ट से जीत गए तो हुकूमत ने अपील कर दी, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, एक नई जान उसको मिली। सुप्रीम कोर्ट भी मैं पहुंच गया, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से जीत गए और फिल्म दोबारा लग गई। अब जब फिल्म दोबारा लगी वो हाइप फिर खड़ी हो गई। सो एक्चुअली आई थिंक it was a comedy of errors. I mean, या you shouldn't have interfered in it, and it would have just gone away. बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी होती तो हम इस तरह इसको हैंडल करते। अशर मैं एग्री करूँगी इसको क्योंकि वो आपने एक अवाम के लिए बनाई, पब्लिक के लिए बनाई, ना कि इस पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल लाइक जिन्होंने इसको अपोज़ किया उनके लिए बनी। लेट अस एन्जॉय नहीं वो डॉक्टर साहब, लेकिन ये असल में हिट जो हुई है ना, इसमें हुक्मरान जमात हिट होती है और बड़ी खतरनाक हिट हुई है। और उनको वो लगा कि ये सारे विलन के जो किरदार है ना, हम उनको अपनी शक्लें नजर आ रही थी इसमें। एवरीबॉडी लेकिन असल में पावर की एक एरोगेंस होती और उनकी वो एरोगेंस है, क्योंकि अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों गाजा के मैटर पे एक ह्यूज रैली, ठीक है, जो उनका ब्रिज था, कौन सी सिटी थी जिसमें ये रैली थी? सिडनी में अब गालिबन। जी, अब कल जो रैलीज हुई हैं वो उससे बड़ी थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आई थिंक द एरोगेंस ऑफ पावर, जो कि मालिक में खुद भी वो बात करता है, वो जो मैंने वडेरे का रोल दिखाया तो वो कहता है कि एक जगह पे उसे कहता है अगर उसको मारेगा तो उसके दर्द का ढोल कौन पीटेगा। सो इशू ये है कि जब आप जब आप पावरफुली लोगों को सप्रेस करते हो, उनको मारते हो, उन पे जुल्म करते हो, तो यू ऑल्सो हैव टू एडवर्टाइज इट। उसी से तो आपकी डिटरेंस होती है ना। अगर ये नजर आना शुरू हो जाए कि यार कोई खड़े होके आप पे कमेंट कर सकता है, आपकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर बैठ के, आपके उस शहर में रहते हुए जिस पे आपकी हुकूमत है, और उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो क्या कल को आवाजें बढ़ तो नहीं जाएंगी? आई थिंक पावर ट्राइज टू, व्हेन पीपल बिकम वेरी एरोगेंट विद देयर पावर एंड दे फील, तो देन वो छोटी सी अपने बारे में एक छोटा सा कमेंट, एक हल्की सी फिल्म भी बर्दाश्त करना छोड़ देते। ये हकीकत है कि मतलब इसमें मतलब मेरा आपसे वो था कि मैंने कहा ना, मैंने अखस ये किया आपकी पोस्टों से कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट इसकी जिम्मेदार है, तो मैं आपको बता रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट कतई जिम्मेदार नहीं थी। उस वक्त की भी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थी। और मेरे ख्याल में इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। ये एक जी बहुत तो अच्छी मौजू की फिल्म थी। व्हाई डिडंट दे जी हेल्प मी? देखिए, अगर फौज करना चाहती, देखिए अब मेरे साथ क्या हो रहा था। एक तरफ मेरी फिल्म बैन थी, दूसरी तरफ अवाम मुझे ये ब्लेम कर रही थी कि आप फौज के कहने पे आपने ये फिल्म बनाई। मैंने फौज के कहने पे फिल्म नहीं बनाई थी, तो फौज को फिर कम से कम मुझे हेल्प करना चाहिए था।
अब ना हुकूमत ने मेरी हेल्प की, ना आपने मांगी थी, आपने हेल्प मांगी थी, नहीं आपने मैं फर्स्ट हेल्प क्यों मांगू हेल्प? देखिए मैं तो जमहूरियत हूँ, मैं जमहूर पे बिलीव नहीं, करता हूँ, द सिस्टम टू मकसद कहने का आपने हेल्प भी नहीं मांगी। अब वो खुद तो खैर वही वाली बात है ना कि खुद करें तो भी बुरे, ना करें तो भी बुरे। वो तो देखो बेचारे ऐसे फंसे हुए हैं कि वो कुछ करते हैं अच्छा तो भी बुरे। चलिए अब आगे आप देखें चलते ना, हैं, आगे चलते हैं नुमान। अच्छा आशिर ये बताएं फिर उससे इस सारे सिनारियों में आपको कोई लॉस हुआ या आपको प्रॉफिट हुआ इस मालिक से, या फिर आपने फिर और अदर प्लेटफॉर्म्स के बारे में कंसीडर किया कि इसको वहां पे ले जाया जाए? डॉक्टर साहब पहले तो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की, मेकिंग मालिक वाज नॉट अबाउट मेकिंग अ प्रॉफिट, आई न्यू आई एम गोइंग टू डू सो, या ठीक है। डिलीवरिंग द मैसेज टू अ पब्लिक, हाँ जी, देखिए फिल्म की सक्सेस आप पैसों से नहीं करते। आई थिंक बिल्कुल कि मालिक बनाना वाज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, जैसे अभी नुमान साहब ने कहा, इनकी फैमिली अभी देख रही है। धुआं 94 में बना था, इट्स बीन अबाउट गॉड नोज डेकेड्स, राइट? जी, But it's the history. People still come, बेशक people still see it, and Malik is again history. It will continue. So let's not, so a film success को आप उसने पैसे पीपल, कमाए पे ठीक बिल्कुल मेजर ना करें। I ठीक हो, think Malik was a tremendously successful film. यस आई I डू lost एज about कोई 20 मिलियन रुपए मैंने लूज किए होंगे उसमें, क्योंकि जो मेरी कॉस्ट आई और फिर जो मुझे रिकवरी भी हुई, लेकिन ज़ाहिर है मैं अपने पूरे पैसे नहीं रिकवर कर सका, प्रॉफिट करना तो दूर की बात थी। सो बट आई थिंक दैट 20 million is really worth it. I mean, for the kind of history that I created, ये बिल्कुल जायज बिल है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आई रियली रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स आशिर जी, जो नहीं आपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अपनी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। रियली, रियली सैल्यूट यू फॉर दैट। जी नोमान। मैं नहीं, अप्रिशिएट तो बिल्कुल बनता है कि मतलब मैं फ़िल्में देखता नहीं हूँ आम तौर पे, लेकिन इनकी क्योंकि मैंने धुआँ देखा हुआ था अपने वक़्त का, एक बेहतरीन ड्रामा था वो, तो मैंने आशिर की फ़िल्म को लाज़मी देखा कि मैं आशिर से उस वक़्त बहुत सख्त इख्तिलाफ़ रखता था, लेकिन मैंने कहा फ़िल्म के मामले में बहुत बंदा क्लियर है और मुझे वो इतनी पसंद आई स्टोरी, आप यकीन करें आप बिलीव नहीं कर सकते, बहुत पसंद आई। मैंने बोला यार, फिर मुझे बैन का पता चला, मैंने बोला यार ये चलो सिंध गवर्नमेंट का तो समझ में आता है, सिंध गवर्नमेंट में तो इन्होंने हथौड़ा मारा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में बैन मेरी भी नहीं समझ में आई। मैंने कहा ये करा क्या है? किसने करा है? ये कोई बेवकूफ है कोई? इतनी अच्छी मौजू की फ़िल्म है, पब्लिक पसंद करेगी। ये ऐसी फ़िल्म है ना, मैं जो समझता हूँ, ये आप 25 दिन, 30 दिन बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ 6 महीने भी नहीं उतरती। बिल्कुल, ये मैं इसकी ऐसी गारंटी स्टोरी देती थी हूँ। उसकी। बेशक, लेकिन बेशक। बहरहाल रूलर पार्टी को हिट हुआ वो, तो और खासकर सिंध की रूलर पार्टी जो बहुत मजबूत है और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम भी है, उसने इंतकाम लिया आपसे। अच्छा आशिर, मैंने सुना है आप बहुत बड़े जयाले हैं। ये बात सच है? मैं so anybody, so अभी so बिलावल भुट्टो जरदारी, his presence, his speech, the way he has represented Pakistan, uh, पहलगाम से पहले भी और उसके बाद भी, जब वो फॉरेन मिनिस्ट्री उनके पास थी, आई थिंक ही इज अ ट्रिमेंडस एसेट टू पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री। उनकी एक नैक है, उनको एक कमांड है, उनकी एक प्रेजेंस है, वो एक सो मैं किसी भी सो अब लोग मतलब डोंट इंटरप्रेट इट नेगेटिवली, लेकिन मेरा कमेंट ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान, एक्चुअली आई एग्री विद बेशक। दैट, जी, राइट? सो आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, it is ultimately we must stand together for one system, that is our country. And country is एब्सोल्यूट, what? Country is people. Country is not a mountain, एब्सोल्यूट, it's not a tree, बेशक। it's not so Pakistan is for Pakistanis. So any Pakistani, वो जिस भी एरिया में, जिस सेक्टर में, जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो कॉम्पिटेंट है, वो प्रिंसिपल्ड है, वो इस मुल्क और इस कौम की के लिए काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, तो मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगा। वो भले मुझे बुरा भला कहता हो, वो मुझे ठीक ना समझता हो, बट आई विल
always stand for them. So ना मैं जाला हूँ, ना मैं पटवारी हूँ, ना मैं यूतिया हूँ. I'm a Pakistani who would appreciate any Pakistani who serves that nation, and I would stand against anybody जो कि उस मुल्क और उस कौम को हर्ट करने की कोशिश करेगा, वो ऑटोमेटिकली मेरा दुश्मन होगा. बेशक, बेशक. आपने बिलावल की तारीफ करी, अच्छा लगा, अच्छी बात. आपने हिना रब्बानी खर की तारीफ नहीं करी, बुरा लगा. नहीं, हिना रब्बानी अगेन, यस, शी इज ट्रेमेंडस. मतलब क्योंकि बात उसके पीछे सारा हाथ आपको भी पता है कि हिना रब्बानी खर का ही है, तो उसकी तारीफ तो करनी बनती है. tremendous. She's again an asset to Pakistan. Ji, Hina Rabbani Yes, Sahiba. yes. And yes, and Bilawal Bhutto for sure. उन्होंने भी, लेकिन देखिए बिलावल भुट्टो at एक certain point तक ना लैंग्वेज पे उनकी कमांड नहीं थी, उर्दू ठीक नहीं बोल सकते थे, एक्सेट्रा, वो फील होता था. लेकिन आपने ये देखा कि जी उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया पिछले दिनों. No doubt, no doubt, no doubt. तो मैं पुराना फैन हूँ. She is tremendous and she represents the country very very well. और उनके फर्क इंटरव्यूज भी इस टाइम पे ट्रेमेंडस. ओके, मैं अशर उसी हमारा आपके नुमान एक बार, अशर हमारा जी, दिल जी. नहीं भर रहा कि आपसे, मतलब कि हम आपको छोड़ें, और ये अभी टाइम हो गया 40 मिनट्स, तो हाउ लॉन्ग यू हैव टाइम? ऑलरेडी पता भी नहीं चला, तो फिर नुमान से मुझे दो मुझे कोई जल्दी नहीं है. इट्स अप टू यू. ठीक हो गया. चलिए ठीक है नुमान, आप क्वेश्चन करें. आपकी एक और फैन है, मैं उनको राब्ता करती हूँ. उन्होंने कहा था मैंने बहुत ही दिल चाह रहा बात करने को, वो कुदरत को बुलाने लगे. जी, जी, नुमान, बुला लें. अच्छा, मैं आशिर भाई, आप माशाल्लाह जमहूरियत के बड़े दाई हैं, ठीक है ना? आप इस मुझे सिर्फ इतना बताएं, पाकिस्तान में किस पार्टी में जमहूरियत? नुमान भाई, मेरा ये ख्याल है कि जमहूरियत को पहले हमें थोड़ा सा डिफाइन करें. ठीक है जी. I've given it a lot of thought. देखिए जमहूरियत हम किसको कहते हैं? क्या जमहूरियत एक हर 5 साल बाद अपने घर से निकल के एक डब्बे में कागज डाल के आने को जमहूरियत कहते हैं? क्या मेजॉरिटी के रूल को जमहूरियत कहा जाता है? जिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्ट करते हैं, क्या वो एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है या किसी और इंटरेस्ट को, या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? क्या जमहूरियत का मतलब मेजॉरिटी रूल है? अब मेजॉरिटी रूल की अगर हम बात कर लें तो इसके क्या, अगर 51% लोग एक मुल्क के ये कहें कि हम बाकी 49% को कत्ल कर देते हैं, तो वैसे तो ये जमहूरी डिसीजन होगा. हम इनकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, तो वैसे तो ये जमहूरियत होगी. बट मेजॉरिटी रूल एंड जमहूरियत, एक ये मेरी नाचीज राय में फर्क कॉन्सेप्ट. सो जमहूरियत पहले तो मैं समझता हूं कि, और जो आज की जो मॉडर्न एक सोसाइटी है. मैंने अभी एक अपना यूट्यूब चैनल पे मैंने अभी एक पिछले दिनों, हफ्ता पहले, एक थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे सोसाइटी की बात कर रहा था. सी, and my view was that the purpose of life is to be happy. You want to be happy, everybody wants to be happy, and they have a right to be happy. With the American Constitution and life, liberty, and pursuit of happiness, right? So everybody has that right. Now, but if you live in a society, so जमहूरियत मेरी नाचीज राय में उस सोसाइटी का नाम है जिसमें मेजॉरिटी खुश रह सके, मेजॉरिटी तरक्की करे. अब मेरे ख्याल में चाइना बहुत बड़ी जमहूरियत. अब ये एक अजीब सा ख्याल हो. मैं इसलिए कहता हूं कि चाइना बहुत बड़ी जमहूरियत है क्योंकि एक मुल्क ने अपने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ बेहतर की है. So they brought happiness to a majority of their population. So if the life of majority of people is improving, then that is jamhuriyat. If there's a vested interest sitting on top, जो कि बार बार उन्होंने ही इलेक्ट होना है, और अब आप अमेरिका में देख लें, आप रिपब्लिकन को वोट दें, आप डेमोक्रेट को वोट दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिस्टम वही रहेगा, आवाम क्या चाहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये जमहूरियत पहले तो हमें डिफाइन करना चाहिए कि ये है क्या, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. It's not just a process of voting. It's not just a process of majority rule. It's a process of basic rights, even those of minorities, to be protected, right?
And so even if you're a minority, you have to be part of that jamhuriyat, right? It's about citizen और state के का जो contract है, वो अगर honor हो रहा है तो वो jamhuriyat, right? असल में मेरा पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये था कि हम जमहूरियत, सारी पार्टियां जमहूरियत की बात करती हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी जो कि 17 साल से रूल कर रही है सिंध में। मैं कराची में रहता हूँ, कराची आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है। हाल ही में जो बारिश हुई है 3 दिन, 19, 20, 21, 3 दिन, आप बिलीव करेंगे मैं जिस इलाके में रहता हूँ पोश एरिया में ही आता है, पाकिस्तान, बल्कि मैं बोलूंगा कराची का पहला पोश एरिया, सारे बड़े यहीं रहते थे, वलीका वाला भी यहीं रहता था, बड़े बड़े नाम रहते थे। यहाँ 3 दिन तक लाइट नहीं, और बारिश ऐसी नहीं हुई खुदा ना खास्ता कि बहुत खतरनाक बारिश हुई है उसमें डूब गए हम, ऐसा कुछ नहीं था। बिजली नहीं थी, बड़ा मैंने शोर भी करा, लेकिन अगर 17 साल रूल के बाद आप डिलीवर ही नहीं कर सके, जैसे कि अगर डिलीवर पब्लिक को अच्छी लाइफ देना, यही जमहूरियत है ना। 17 साल में आपकी वही टीम बैठी हुई है, कोई इस मिनिस्ट्री में चला जाता है, कोई उस मिनिस्ट्री में चला जाता है, और कंटिन्यूसली आई थिंक 17 साल में से 15 साल या गालिबन 12 साल से तो आपके मुराद अली शाही सीएम है। जब ये डिलीवरी नहीं कर सके तो ऐसा नहीं था कि पीपल्स पार्टी को कुछ तो बेहतर करने के लिए या तो इनको बदल दें या मिनिस्ट्री में बदलें, अच्छा डिलीवर करने के लिए ये जमहूरियत होती है। I completely agree with you। और अगेन जो मैं जमहूर के बेसिकली कॉन्सेप्ट की तरफ चला गया, लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जमहूरियत तो फिर वही है ना जी, कि अगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों को की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है तो जमहूर है, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हुई तो फिर ये जमहूर नहीं कुछ और है, ठीक है ना जी। जी, और वो कुछ और क्या है, वो वही था जो मैं मालिक में मैंने मालिक आपको में था। यस यस जबरदस्त। अच्छा, फिल्म अभी डायरेक्टर इसीलिए मालिक मुझे बहुत पसंद आई। मैंने मालिक बिल्कुल मैं इसीलिए बार कह रहा हूँ बार। वो 2025 की भी स्टोरी वही मालिक है। अच्छा जी, आप भी धारीवाल आए हैं, हमारे पास एक और फैन है आशिर आपके, अभी आप क्वेश्चन पे करना चाहें आशिर से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सबसे पहले तो मैं आसिफ को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम किया एज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन आपने यहाँ से जाना क्यों मुनासिब समझा? आपको तो फाइट करना चाहिए थी यहाँ पे रह के इनके साथ, इस चीज़ को आपको आगे लेके एक मिसाल बनना चाहिए था। ठीक है, आपने फैमिली वहाँ पे ट्रांसफर की, लेकिन आपको इनके साथ कम से कम मुकाबला करना चाहिए था, और मुकाबला करते तो ज्यादा बेहतर होता। आबिद साहब, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में के स्कूल के जमाने में कभी लड़ाई यकीनन हुई होगी, ज़ाहिर है बच्चे होते थे स्कूलों में कॉलेजों में तो लड़ाई होती, ठीक है ना। तो जब लड़ाई मैं होती एमएओ थी, कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सॉरी, मैं एमएओ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। लाहौर का वो ऐसा कॉलेज था जहाँ पे लड़ाई मामूली सी चिंगारी में हो जाती थी। ठीक होगी ना जी बात। तो अब मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जिस शख्स की लड़ाई होती है ना, तो जब उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो होता ही है कि फिर उसके दोस्त यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसका एक अपना ग्रुप होता है हर शख्स का, तो वो दोस्त उसके साथ जाते हैं और वो जाके लड़ते। तो हमारी भी चूंकि जिंदगी में इस तरह छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही हैं, तो लड़ाई में सबसे पहले जिस शख्स की लड़ाई होती है उसको आगे होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके दोस्त यस, ये रियलाइज कर लें कि मेरी ये इस शख्स की लड़ाई है और इस्तेमाल सिर्फ हम हो रहे हैं और ये खुद उस वक्त पे गायब है, तो फिर आपके लिए कोई नहीं लड़ता। बिल्कुल। So people will fight for you if you stand up for yourself. You see, if Pakistanis are not going to stand up, it's not my responsibility to stand up for them. As a bureaucrat, where I started when I was an assistant collector, तो मैंने धुआं बनाया उसकी, और ज़ाहिर है मैंने आपको सारी चीजों से अवेयर किया कि भैया ये है। और जिंदगी बेसिकली इस तरह हो रही है, थाने कचहरी का ये माहौल है, ये फ्रीडम है। पीपल वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टैंडिंग अप फॉर द कंट्री। मैंने जब मालिक बनाया, पीपल वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टैंडिंग अप फॉर द कंट्री, राइट। So, do you think I'm an idiot to go and fight for other people's in their fights? No. Why do you think कि जी मुझे खड़े होके लड़ना चाहिए था लोगों के लिए? मेरी जिंदगी का कसूर था, मैं I was a bureaucrat, उससे पहले मैं फौजी था जनरल ज़िया के दौर में।
ठीक है जी, एयरफोर्स में था, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज में था। दिस फाइट वाज नॉट माय फाइट। बिल्कुल, व्हाई बिल्कुल शुड आई सही। फाइट देखिए पीपल? मेरा ताल्लुक जो है ना वो एक जर्नलिज्म से है, लेकिन मैं भी आप ही की तरह का लड़ता हूँ। पुलिस के साथ मेरे मामला चलते रहते हैं और भी लोगों के साथ चलते रहते हैं, बट स्टैंड करना जो होता है ना, वो किसी न किसी को स्टैंड लेना तो पड़ेगा ना। आखिरकार इस जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो सिस्टम चल रहा है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना पाकिस्तान का, ये अंग्रेज का दिया हुआ है। इसकी अब जो है इसको डिमोलिश करके एक नए तरीके से एक नया जो सिलेबस लेकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के ये सिस्टम ठीक होगा। अदर देन ये सिस्टम ठीक नहीं होने वाला। ओके, सो माय 2 सेंट्स, क्योंकि मैंने सिस्टम रिफॉर्म्स पे काम करने की कोशिश की और हमने एसेंशियली जस्ट टू रिकलेक्ट स्लाइटली कि हुआ ये था कि जब मैंने 2001 में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया फॉर कनाडा, तो मेरे भाई ने, क्योंकि मेरी सारी फैमिली यहाँ आ चुकी थी, मैं इससे पहले जिक्र किया कि वी एज अ फैमिली डिसाइडेड वी आर गोइंग टू इमिग्रेट टू कनाडा। तो मैं आई थॉट कि बिफोर आई फाइल दोज इमिग्रेशन पेपर्स आई एम गोइंग टू गो टू कनाडा एंड एक्चुअली हैव अ लुक एट इट। और मैं 2000 में कनाडा आया, और जब मैं आया तो यहाँ पे ऑनेस्टली मेरी ये फीलिंग थी कि यार हम किसी दूसरे मुल्क में जाके जो इतनी मेहनत करते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं, हम अपने मुल्क में ये एफर्ट क्यों नहीं करते ताकि हमें कहीं जाना। और जाहिर है मेरा एक बेंट ऑफ माइंड था, क्योंकि बहुत पुराना धुआं के जमाने से नजर आ रहा। सो जब कस्टम्स रिफॉर्म्स का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो आई वेंट बैक टू पाकिस्तान आफ्टर 2000 कमिंग टू Canada, visiting, and then when I went back, तो I thought कि जी नहीं, मैं पाकिस्तान में यकीनन जो मैं कर सकता हूँ वो यकीनन कर। मैं कस्टम्स रिफॉर्म का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। फिर वो जब आप एक काम शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला रास्ते भी बनाता है। आई हैड अ ग्रेट टीम विद मी। आई बिलीव दैट दैट्स नथिंग आई हैव डन, चाहे मालिक बनाई तो वो मैंने नहीं बनाई। आई हैड अ ग्रेट टीम, यू नो, इट वाज अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। जब धुआं बनाया तो मैंने नहीं बनाया। एंड कस्टम्स रिफॉर्म्स वाज प्राउडली द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। वो चूंकि स्क्रीन पे नहीं आता तो लोगों को नजर नहीं आता, बट इट वाज एक्चुअली द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट आई टेक ग्रेट प्राइड इन फॉर पाकिस्तान। सो हमने जब वो बनाया तो हमने कंप्लीटली कस्टम्स डिपार्टमेंट को रिफॉर्म किया कि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जी आसिफ आप भाई, बिल ऑफ आजकल एंट्री। कस्टम जो है ना आजकल स्क्रीन पे आता है, आजकल अ, स्क्रीन पे आता है। अभी तो 1 मिनट वो पूरा सुन ले हम उनकी। तो जब एक बंदा एक बिल ऑफ एंट्री लेके एक दफ्तर क्यों जाए आज के दौर में, इट शुड बी अ जी जी। वर्चुअल ऑफिस। सो कस्टम्स को अभी आप इस वक्त इससे निकाल रहे हैं। So in every office, now let's talk about government delivery and government service. Customs is just a government delivery mechanism, right? It's just another office. This is like a Thana. This is like any other matter. तो अगर आपने क्या लोग क्यों लंबी लंबी कतारों में खड़े हों, एक पर्टिकुलर दफ्तर जाएं, ये लाश थाने के उस तरफ पड़ी है या हमारी हदूद के इस तरफ पड़ी है, एसपी कौन है, आईजी कौन है, फलाना कौन है, ये इससे अवाम का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। उस बेचारे का एक मसला है यार, वो आप हल करें। आप हर मेज पे जिस पे वो जाता है उस पे आप उस मेज पे उसको सिजदा करना पड़ता है, उस पे उसको पैसे देने पड़ते हैं, उस पे वो लोगों को ढूंढ रहा होता है कि यार कोई फलाने बंदे को जानता है तो मेरा कोई काम करवा दे। सो दे आर लुकिंग फॉर, and the attitude of all bureaucrats and all civil servants and every clerk is this कि how can मैं आपका होता हुआ काम कैसे रोक सकता हूं, इससे मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, rather than कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूं। So we flipped that entire argument for customs completely, and we said let's put up a demonstration model how we can help people and how do you bring efficiency in public sector delivery to the people. Well, I headed that project for almost 10 years. Right? मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त टीम, all of those officers, civil servants, एक हार्वर्ड में स्टडी हुई थी बहुत साल पहले, वो सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स। एक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर एक कमांडर होता है और वो सबको नीचे ऑर्डर देता है और सब उसके मुताबिक करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इफेक्टिव नहीं है। तो सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स होती हैं, अगर हम 5-6 नजरियाती लोग हैं और हम सब उस पे मरने मारने को तैयार हैं, तो हमसे ज्यादा तगड़ी टीम नहीं होती।
because we each take responsibility for ourselves. We are volunteers. मुझे किसी ऑर्डर की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी conviction की वजह से कर रहा हूँ. So all my team, after putting that project on ground for a very long time and successful completely, we were, मैं 7 साल खुद एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे रहा. ठीक है. नैब की इंक्वायरी आज तक 2007 से लेके 18 साल हो गए हैं, 2025 तक, आज तक नैब की इंक्वायरी चल रही है. राइट. सो इशू ये है कि आप इस मुल्क में चीजें, सो आई हैव दैट फर्स्ट रो सीट, जो आप कह रहे हैं ना कि मुल्क में तब्दीली जो आनी है, वो फर्स्ट रो सीट पे मैं उस तब्दीली में एक तरफ बैठा हुआ था. एंड आई अंडरस्टैंड कि उसकी इंट्रिकसीज हैं. मसला ये है कि आप, एंड यू आर प्रोबेबली राइट, कि जी ब्रिटिश फॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज को हमें हटाना पड़ेगा. लेकिन ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है. मसला ये है कि पावर इन द एंड ओनली सर्व्स इटसेल्फ. It serves nobody else. Bureaucracy is there only to perpetuate itself. So bureaucracy को जो मेरे प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा मसला था वो ये था, और बैठ के हम मेरी अपने सीनियर ऑफिसर से डिबेट होती रही और वो हमारी जान के दुश्मन थे. अगर मैं एक सिस्टम को ऑटोमेट कर दूंगा तो कस्टम में ग्रेड 20 की पोस्टें कितनी रह जाएंगी? तो कम होती जाएंगी. सो लेकिन कस्टम तो इस बात पे थ्राइव करता है कि हमारे ग्रेड 21 के इतने अफसर होने चाहिए, हमारे ग्रेड 20 के अभी इतने हैं, अगले 5 साल बाद इतने होने चाहिए. इसी तरह आपकी डीएमजी चलती है, इसी तरह आपकी पुलिस चलती है, इसी तरह आपका हर महकमा चलता है. आप देखें कि अगर पहले बलूचिस्तान में एक कलेक्टरेट होती थी तो अभी बलूचिस्तान में 12 कलेक्टरेट्स हैं. मतलब when I joined civil services in Balochistan back in 1992, there was one collectorate. Today there are 12 collectorates, if I'm not wrong, 11 or 12 collectorates. So grade 20 के बाद आदमी बैठे हैं. आपके ख्याल है कस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है क्या? रेवेन्यू ज्यादा बेहतर आना शुरू हो गया क्या? हमने कोई बड़ी तोप चला दी है? इसी तरह आप नंबर ऑफ थाने देख लें, इसी तरह आप नंबर ऑफ आईजीज देख लें, इसी तरह आप इसी डिपार्टमेंट में चलते जाए. अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में कंट्रोल किसी के पास नहीं है. आप पहले तो आपके पॉलिटिशियन को ऊपर बैठ के ये अकल समझ होनी चाहिए. मतलब हमने जब कस्टम्स रिफॉर्म्स कर रहे थे तो हमें कस्टम एक्ट लिखना पड़ा, क्योंकि अगर मैं एक सिस्टम को ऑटोमेट कर रहा हूं तो आपका कस्टम एक्ट अगर बेसिकली 1893 या 1839 का सी कस्टम एक्ट ब्रिटिश सी को अपने कॉपी पेस्ट करके आगे लेते चले हैं, तो सर मुझे एक्ट चेंज करना था. Otherwise, I can't change customs reforms. So, और पाकिस्तान में जो बोलेगा वो कुंडी खोले. We told the chairman we need to change the act because how will we bring in automation? The act says एक register होगा जिसमें इस्लाम में ये लिखा जाएगा. Now we can't bring any changes in the presence of this act. He said, okay, fine, write a new act. और sections जो के इस act, अब मैंने वकील हूँ ना, मुझे सरकार ने ट्रेन किया, हमने बैठ के act, custom act लिखा. ठीक है जी. आज तक वो मेरे लैपटॉप पे जहां पे मैंने कॉमा की गलती की है, जहां मैंने स्पेलिंग की गलती की है, वो हम नेशनल असेंबली और सेनेट से लेकर हमने पास करवाया. किसी को कोई पढ़ता भी नहीं है भाई. मैंने कहा ना कि उस लैपटॉप पे जो मैंने कॉमा गलत लगाया, आज तक पाकिस्तान के एक्ट में वो है. राइट ना. मेरा ये बहुत सी चीजों पे ये मानना है कि अभी आप ये देखें, दुनिया के किसी मुल्क में कस्टम और इमिग्रेशन अलग अलग महकमा है नहीं है. जो आदमी खड़ा एयरपोर्ट पे पैसेंजर को देख रहा है वो उसका बैग भी देख ले. लेकिन पाकिस्तान में एक वेस्टेड इंटरेस्ट है ना. आपने इमिग्रेशन वाले का अलग खांचा बनाया हुआ है, कस्टम वाले का अलग खांचा बनाया हुआ है. पाकिस्तान एक अजीब सा मुल्क है जिसके आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो हर 70 वर्दियों वाले लोग वहां खड़े. एनएफ वाला अलग है कि ये सूटकेस में ड्रग देखता है, ये सूटकेस में वीसीआर देखता है, ये आदमी का पासपोर्ट देखता है. Do your politicians not know कि जी, but they've been to all these countries, right? They've seen all these there. They've gone to best educational institutions. They're HSonians. They're Harvard. They're Cambridge. Shouldn't they be organizing that to make a better government? कि जी एक बंदा आशिर इसमें ऐड करूंगी कि आप वो डिग्रियां जो है
डिग्रियां मैटर नहीं करती हैं, दिमाग भी होना चाहिए। आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। आशिर आपकी आवाज चली गई है। आशिर ऐसा करते हैं, एक और एपिसोड रखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हो रही है। आवाज आपकी चली गई है और घंटा हेलो, नहीं अभी भी नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही आशिर भाई। चले ठीक है। अच्छा ओह नो आशिर, आपका गुड बाय तो हमने लेना है। चले ठीक है फिर आशिर, वैसे भी 1 घंटा ओ चले गए। बहुत जबरदस्त, दानिश भी अभी आए थे। चलो ठीक है, कुदरत का भी नेटवर्क नहीं चल रहा और दानिश अभी आए। दानिश हम वाइंड अप करने वाले थे। इसको वाइंड अप कर दें डॉक्टर। ठीक है जी, वाइंड चले अप कर लें, वाइंड अप जी कर जी लें। ठीक है, ओके जी फिर ठीक है। अच्छा अभी तक अगर आपको आना है तो एक और प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान के 12 बजे आएगा, तो अगर आप जाग रहे हुए तो मोस्ट वेलकम आ जाइएगा, ठीक है। 12 बजे नहीं है, अभी है। ओ हाँ दानिश ने कहा, हाँ जी अभी इसके बाद जो है। जी 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 इसी में इसको लाइव को खत्म कर दें। आशिर आ गए, आशिर आ गए, 1 मिनट। हेलो आशिर, आपकी आवाज स्टिल नहीं आ रही है, तो हम बाद में मैं व्हाट्सएप पे मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। ओके, अभी भी नहीं आई? ओके अभी आ गई। ओके Okay. So I'm sorry, we are disconnected for sure. We can assemble again if you wish. जी बिल्कुल, क्योंकि 2-3 लेडीज ऐसी हैं जो अभी कॉल कर रही हैं, उनका नेटवर्क नहीं चल रहा। दानिश भी थे, काफी लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं। नहीं, तो आपके साथ एक बैठक और करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। आपके साथ मजा आ रहा है, बहुत मजा आया, इतना मजा आया। अच्छा आशा, ये जो प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं ना, इस पे भी कुछ बनाएं आप, इसको हम चाहते हैं कि हम देखें। किस प्रोजेक्ट को? कोई फिल्म बना लें, ड्रामा बना लें, कुछ बना लें और OTT पे लगा दें, YouTube पे लगा दें। देखिए, अब मैं अपने काफी नुकसानात कर चुका हूँ। मैंने कहा ना जी, पहले मैं एक प्रोजेक्ट किया जो पैक्स किया, तो मैं कोई 7-8 साल तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे रहा हूँ। अभी तक नैब की इंक्वायरियां चल रही हैं, और अगर वो इंक्वायरी आप किसी दिन बैठ के सुने तो आपको हंसी आए। जब मैं मालिक बनाई तो I've lost a lot of personal money on this, right? नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप ये सब कुछ बताइएगा कि आपका क्या क्या लॉस हुआ है और कौन तंग कर रहा है, नाम लेके बताइएगा, बड़ा मजा आएगा फिर। आशिर, आप उधर है ना, हॉलीवुड में है ना, अब हॉलीवुड से करें, वहां पे कौन ऐसे कुछ करता है। ठीक है, फिर चला गया। चलो ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू आशिर। एक और आर्टिकल, ओके, आवाज फिर नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज। ओह नो, आई थिंक वो फोन पे